बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ आपके अपने नीव हिंदी की इस बैच में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए रेडी होंगे। कोई नहीं, मुझे मेरी आवाज वापस सुनने को मिल गई। चलिए शुरू करते हैं भाई आज की क्लास को। कैसे हैं आप सब बच्चे। गुड इवनिंग भाई। हमारी क्लास में आज एक अनपेड एक्टर भी है। हमारे यहाँ पर एक मधुमक्खी घूम रही है क्लास में, ये दिख ही रही होगी तुम लोगों को मेरे आसपास से मंडराती हुई। चली गई, ठीक है, थोड़ा सा खुले रहने देना, चली जाएगी, घूम रही है अभी भी अंदर। हेलो, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आई होप आप सब बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए रेडी होंगे। हेलो कौशल, हेलो सागर, हेलो माही, आकांक्षा, फैजान, अहम, नम्रा, फरहान, हरेंद्र, नंदिनी, प्रियांशु, सागर, प्रांजल, कौशल, विभाष, अंजलि, प्रियांशु, प्रतिभा, अस्मिता, प्रिया, एरम, रोहित, जिज्ञासा, आतिफ, मोनू, आतिका, सिया। उम्मीद करते हैं कि आप सब बच्चे अच्छे होंगे भाई। क्या हाल चाल है सब बच्चों के। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग आप सब बच्चों को। हेलो और भाई क्या हाल चाल है आप सब बच्चों के। कैसा चल रही है पढ़ाई, कैसा चल रहा है सावन। क्या यार ये मधुमक्खी, 2 मिनट रुको यार, इसे निकालते हैं पहले, थोड़ा दरवाजा खुला छोड़ देते हैं, निकल जाएगी। चलिए बढ़िया है सब बच्चे, गुड है, मस्त है मैम, ठीक है जी, बढ़िया है जी, मस्त है तो बहुत अच्छी बात है जी। अदीबा जी, अभिनव, वंशिका, सेजल है अभी भी, दरवाजा खुले रहने दो, निकल जाएगी अपने आप मुझे लग रहा है। हाँ चलिए भाई, बढ़िया है, अच्छी बात है जी। तो भाई आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूं, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई आज की क्लास में मैं आप बच्चों को पढ़ाने वाली हूं आप लोगों के पेपर में आने वाले बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल, जिसका नाम है बच्चों कॉम्प्रीहेंशन। अब आप सोच रहे होंगे मैम कॉम्प्रीहेंशन, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है। तो भाई कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या, कोई बच्चा मुझे बता सकता है। कॉम्प्रीहेंशन का अर्थ बता सकते हो भाई। कॉम्प्रीहेंशन का अर्थ बता सकते हो। नहीं बता सकते, ग्रामर नो, यस तो बताओ। जिस बच्चे को पता है क्या अर्थ है बताओ। व्याख्या नहीं, प्रेजेंटर चाहिए। व्याख्या नहीं है बच्चों, इसका मतलब पर्यायवाची भी नहीं है, ग्रामर भी नहीं है। अच्छा आप सब बच्चों ने हिंदी पढ़ी है, हिंदी याद है, थैंक यू, हिंदी पढ़ी है, हिंदी याद है भैया। सॉरी, आप सब बच्चों ने हिंदी पढ़ी है, याद है जी। हिंदी में अमरीश बेटा अपलोडेड है, नोट्स अपलोडेड है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब, अच्छा आप लोगों ने ये वर्ड तो सुना होगा, ये वर्ड सुना है सबने। पर्यायवाची नहीं है, समझा रही हूं। ये शब्द पढ़ा है, ये शब्द सुना है आप बच्चों ने। गद्यांश सुना है जी मैम, सबने सुना है। गद्यांश शब्द तो मैम हम लोगों ने सुना है, ये तो हमें पता है गद्यांश जैसा कोई शब्द होता है, ठीक है जी। अच्छा गद्यांश के साथ क्या आप लोगों ने ये वाला वर्ड सुना है, अपठित। ये वर्ड सुना है, अपठित गद्यांश, सुना होगा है ना जी। ये शब्द भी सुना होगा है ना, अपठित गद्यांश, सुना है ना सबने। तो बस यही करना है हमने आज की क्लास में। कई बच्चों ने सुना होगा।
आप लोगों के अंग्रेजी के पेपर में, जब आप लोग इंग्लिश का पेपर देने जाते हो, तब आपके इंग्लिश के पेपर में बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो एक अपठित गद्यांश ही तो होता है। आपको सिलेबस के बाहर से एक चैप्टर में एक कुछ पंक्तियां लिख कर दे देते हैं और आपको उन पंक्तियों के ऊपर सवाल पूछा जाता है और आपको क्या करना होता है, उस गद्यांश को पढ़ के उसके अंदर से आंसर देने होते हैं। नो लुक पैसेज भी किसी स्कूल में, कई स्कूलों में कहा जाता है। तो भाई आज की क्लास में मैं आप लोगों को बस यही सिखाने वाली हूँ, है ना। ये पेपर में बेटा आप लोगों के एक पैराग्राफ आता है, गद्यांश आता है, जो आपने नॉर्मली अपने सिलेबस में नहीं पढ़ा होता और उसके ऊपर आपको देखने को मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस, एक एक नंबर के, दो दो नंबर के, जो आपको आंसर करने होते हैं उस पैराग्राफ को, उस गद्यांश को पढ़ के। तो आज की क्लास में हम लोग वही प्रैक्टिस करने वाले हैं कि अगर ऐसे गद्यांश के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएं तो आप उन गद्यांश के सवालों को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, है ना जी। हाँ, पैसेज, बिल्कुल सही वर्ड, पैसेज इसको हम कहते हैं। तो ये बच्चों कॉम्प्रीहेंशन पैसेज हम लोग आज करने वाले हैं। बेसिकली आज आपको समझाया जाएगा कि जब पेपर में ऐसे सवाल आए तब आपको किस तरीके से इन सवालों को अटेम्प्ट करना होता है। तो भाई अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम हमारी क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग हमारे आज की क्लास को, जिसमें मैं आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपनी इंग्लिश टीम में, जहां पर मेरे साथ देखने को मिलता है आपको ये अपना प्यारा रॉकेट रकून, जो आप लोगों को आज की क्लास में मिलेगा, पढ़ाएगा, सुनाएगा, बातें भी करवाएगा। ठीक है, चलिए भाई अब जल्दी से सब बच्चे एक बार यहाँ पर हमारे चैट बॉक्स में, आप सब बच्चे एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लेयर लगा दीजिए बच्चों अपने फेवरेट इमोजी की, ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोग क्लास के लिए रेडी हैं। जल्दी से सब बच्चे अपने फेवरेट इमोजी का लेयर जो है लगा दीजिए चैट बॉक्स में, ताकि हम लोग हमारी क्लास को शुरू कर सकें। लगाओ जी, लगाओ जी। अरे वाह, हमारे पास स्माइली है, हार्ट्स हैं, फ्लावर्स हैं, फायर साइंस हैं, ओके जी, दिल वाले साइंस हैं, पर्पल हार्ट हैं, हंसने वाले इमोजी हैं। अच्छा जी, एक बच्चे ने उबासी वाले इमोजी भी लगाए हैं, बेचारे को नींद आ रही है। कोई नहीं बेटा, जाओ मुंह धो के आ जाओ। चलिए जी भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इमोजियों की बरसात हमारी क्लास में हो चुकी है। अब हमें क्या करना है जी, अब हमें पढ़ाई करना शुरू करना है ना भाई। आज की क्लास में कर दी है आप लोगों ने बड़े सारे इमोजीज की बरसात, मजा आ गया है तुम्हारी ये बरसात देखकर। यहाँ पर हो गई है इमोजीज की बरसात और अब हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन साथ साथ। चलिए फिर शुरू करते हैं बच्चों हम लोग हमारे आज की क्लास को, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूं कि जब आपके पेपर में आपको कॉम्प्रिहेंशन पे क्वेश्चंस देखने को मिले तब आपको उन क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, तब आपको उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो भाई आप लोगों को मैंने आज सिखाना है अनसीन पैसेज। हम लोग अभी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे और आपको मैं क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दूंगी। अनसीन पैसेज बेटा आपके पेपर में आता है दो तरीके के क्वेश्चंस के साथ। आपको अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा जहां पर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस को आंसर करना है, यानी एक एक नंबर वाले सवाल, 1 मार्क्स वाले सवाल को सॉल्व करना है, या फिर वो आपके लिए चीजों को और आसान कर देंगे और आपको एक एक मार्क्स के MCQ दे देंगे, यानी हमारे पोल जैसे सवाल दे देंगे और बोलेंगे कि आंसर करो। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैडम जी ये क्वेश्चन हमने पूरे साल पढ़े नहीं, हमें पता नहीं कि इस सवाल के अंदर आएगा क्या, तो मैम हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर देंगे कैसे। मैम हमें तो पता ही नहीं है कि क्या प्रश्न आने वाला है, क्या गद्यांश आने वाला है, तो मैम क्या कोई टिप्स है, क्या कोई टिप्स है आपके पास जिनसे आप हमें समझा सको कि अगर ऐसा सवाल आ जाए तो हम क्या करें। क्योंकि बच्चों आप लोगों के पेपर में सबसे पहला सवाल जो आता है वो इसी के ऊपर आता है, और सबसे पहला सवाल जो आता है बच्चों वो 3 मार्क्स के लिए आता है। वो 3 मार्क्स के सवाल के अंदर आप लोगों से मांग रहे होते हैं आंसर्स। 5 मार्क्स, सॉरी 3 नहीं, 5 मार्क्स के लिए आता है
MCQ आता है सबसे पहले, ठीक है। ये आपको आता है बच्चों 5 मार्क्स के लिए, जिसके अंदर वो आपसे 5 क्वेश्चनों के आंसर मांगते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन वाले आते हैं बच्चे आपके पास 3 क्वेश्चन वाला सवाल, जिसके अंदर आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर लिख कर देना होता है। ये मैं आप लोगों को यूपी स्पेसिफिक बता रही हूँ। अगर आप बात करते हैं मेरे से CBSE के बारे में या बाकी स्टेट बोर्ड्स के बारे में, तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन बदल सकते हैं कि आप में ज्यादा या कम आ रहे हैं, बट क्वेश्चन बच्चे इस तरीके से ही आएंगे। हाँ, क्लास 8वीं में भी आया था, 9वीं में भी आएगा, और बच्चों 10वीं में भी आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। यानी ये बच्चों एक ऐसा सवाल है जो आप 8वीं में हो, आप 9वीं में हो, आप 10वीं में हो, आप 11वीं में और 12वीं में भी जाएंगे तो भी ये सवालों का सामना बच्चों आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर शुरू करें भाई आज की क्लास को। देखो जी, आपको पेपर के दौरान इस तरीके का एक पैसेज देखने को मिलेगा, एक इस तरीके का गद्यांश देखने को मिलेगा। इतना ही गद्यांश आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, इससे बड़ा नहीं होगा। इतना ही गद्यांश बच्चों आप लोगों को जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, और आपको क्या करना है, आपको इस गद्यांश को सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, आपको इस गद्यांश को सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये गद्यांश जो है आपके सामने रखा गया है, और आपको इस गद्यांश के अनुसार मैं कुछ सवाल दिखाती हूं जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ये गद्यांश है, और इस गद्यांश के आधार पर बच्चों ये आपके पास सवाल है। आपको क्या करना है, गद्यांश को पढ़ना है और गद्यांश के अनुसार आप लोगों को जवाब देना है। अब आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल इस गद्यांश को देखकर ये जरूर आ रहा होगा कि मैम पेपर के समय में तो हमारे पास जो समय होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। पेपर के दौरान मैम हमारे पास जो टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि मैम हमें पूरा पेपर करना है, हमें जो चीजें आती हैं हम वो पहले करें, या फिर मैम ये अपठित गद्यांश इसको पहले करें। तो भाई आप लोगों की परेशानी का सबसे बड़ा, एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ बेटा, आपकी परेशानी का सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो है वो क्या है। आपकी परेशानी का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि आप लोग सबसे पहले पैसेज को ही सॉल्व कर लो, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, आप सबसे पहले पैसेज को ही सॉल्व कर लो, ताकि आपको किसी और चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही ना पड़े। अब आप कहेंगे मैम अच्छा ऐसी बात है, पहले पैसेज सॉल्व करना है, ठीक है मैम कर लेंगे जी पैसेज सॉल्व। लेकिन पहले मैम आप ये बताओ कि हम पैसेज को सॉल्व कैसे करेंगे। मैम क्या हमें पहले गद्यांश पढ़ना चाहिए, या मैम पहले हमें सवाल पढ़ना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हमारे पास अब 2 बच्चे हैं, ठीक है। इस कहानी को समझेंगे हम 2 बच्चों की मदद से। एक तरफ है बेटा मेरे पास टप्पू, ठीक है, एक तरफ मेरे पास है टप्पू, ठीक है, और एक तरफ है बेटा मेरे पास गोली। एक तरफ है मेरे पास टप्पू और एक तरफ है मेरे पास गोली। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं सबसे पहले गई टप्पू के पास। मैंने टप्पू से पूछा कि हाँ भाई टप्पू, अगर तुम्हारे पास पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, पैसेज आता है, तब तुम कैसे हमारे पैसेज को सॉल्व करते हो भाई। तो टप्पू कहता है कि मैम मैं पहले क्या करता हूं, मैं सबसे पहले ना पूरा का पूरा पैसेज रीड कर लेता हूं। मैम मैं क्या करता हूं, मैं पहले पूरा पैसेज रीड कर लेता हूं, फिर मैं क्वेश्चंस पर जाता हूं, फिर मैम मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, फिर मुझे लगता है कि मैम मैंने ना इस क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं तो देखा था, है ना। मैंने सोचा कि मैम इसका नाम, ये तो नाम मैंने मैम कहीं ना कहीं देखा था। तो मैम मैं क्या करता हूँ, मैं फिर पैसेज पर जाता हूँ मैम, और मैं फिर आंसर ढूंढता हूँ। मैं फिर से पैसेज रीड करता हूँ और इस बार मैं क्वेश्चन का आंसर ढूंढता हूँ, और उसके बाद मैम जब मुझे आंसर मिल जाता है मैं आंसर लिख देता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छा अप्रोच है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। फिर यही बात हम पूछते हैं गोली से। फिर हम आते हैं गोली पे और पूछते हैं बेटा गोली अब आप खाने के अलावा और क्या करते हैं, और अब आप बताइए कि आप पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं। तो गोली कहता है कि मैम मैं ना सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ, और फिर जब मुझे क्वेश्चन पता है कि मुझे मेरे आंसर में पैसेज में क्या ढूंढना है, उसके बाद मैडम मैं पैसेज रीड करता हूँ, और उसके बाद मैडम मैं आंसर लिख देता हूँ, आंसर राइट कर देता हूँ। तो अब मैंने कहा भाई ये भी ठीक है। अब आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि दोनों बच्चों में से, गोली और टप्पू में से आपको किसकी अप्रोच ज्यादा अच्छी लगी। आपको क्या लगता है कि गोली जल्दी पेपर कर पाएगा या फिर टप्पू जल्दी पेपर कर पाएगा, बताओ।
क्या लगता है पहले कौन करेगा, टप्पू या गोली? बताइए भाई, 1 सेकंड का समय भी दीजिएगा मुझे, मैं एक बार एक ग्रुप में एक मैसेज डाल रही हूँ आपके नोट्स के लिए। बताओ जेठालाल, मुझे बेटा बेटर लगी है गोली की ट्रिक। हम कह सकते हैं कि भैया हमारा गोली जो है वो ज्यादा अच्छी ट्रिक यूज कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर टप्पू ने पहले पैसेज पढ़ा मजे मजे में, है ना, फिर क्वेश्चन पढ़ा, फिर वापस पैसेज पढ़ा और फिर आंसर दिया। भैया बड़ा लंबा काम है। गोली ने क्या किया, गोली ने आया, गोली बेटा मस्ती नहीं आई, गोली आया, उसने बड़ा मस्ती कर भी नहीं रहा जेठा अंकल, मैं आकर सीधा सवाल पढ़ूंगा, फिर उसके बाद अंकल मैं पैसेज पढ़ूंगा और पैसेज पढ़ने के बाद मैं सीधा आंसर लिख दूंगा, बस सिंपल, इतनी सीधा बात है अंकल, चलो हलवा खिलाओ, है ना। तो गोली ने अच्छा काम किया और गोली ने बोला कि भाई मैं सही काम कर रहा हूं, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर पैसेज पढ़ूंगा और फिर आंसर ढूंढ के लिख दूंगा, मैं इतना टाइम लगाऊंगा ही नहीं। तो अब हम गोली की ट्रिक को ही यूज करने वाले हैं हमारे प्रश्नों को करने में। अब जैसे यहां पर मेरे पास एक पैराग्राफ है, भाई पैराग्राफ तो मैं बाद में पढ़ूंगी, पहले मुझे ये तो पता लगे कि मैं ढूंढ क्या रही हूं। पैराग्राफ को तो मैं बाद में पढ़ूंगी, पहले मैं ये तो देखूं कि मैं ढूंढ क्या रही हूं, कि मेरे को क्या लिखना है। अब मेरे पास सबसे पहला सवाल यहां पर दिया गया है, What was the boy doing leaning against the trunk of the tree? तो मुझे सवाल दिया गया है कि वो लड़का क्या कर रहा था जब he was leaning against the trunk of the tree, यानी वो लड़का क्या कर रहा था जब वो टेक लेकर खड़ा हुआ था एक पेड़ की छाल पर, या पेड़ की जो बार्क होती है उस पर वो खड़े खड़े वहां पर क्या काम कर रहा था। अब ठीक है, मुझे सवाल पता लग गया कि एक लड़का कुछ कर रहा था पेड़ के पास खड़े खड़े। अब मुझे मेरे पैराग्राफ में यही ढूंढना है कि वो लड़का क्या कर रहा था। अब आप लोग यहाँ पर पैराग्राफ पढ़िए और बच्चे मुझे आप लोग कमेंट में आंसर लिख कर दीजिए ताकि मैं आंसर यहाँ पर लिख सकूं। तो कहानी में लाइन लिखते हैं वो, देयर इज अ लवली स्टोरी ऑफ अ ट्री। मैं अभी चैट बॉक्स बंद कर रही हूं, जैसे चैट बॉक्स ऑन करूंगी सब बच्चे आंसर लिखेंगे, ठीक है। There is a lovely story of a tree and a little boy who used to play in its shade. तो मैंने पढ़ा कि ये एक लवली स्टोरी है, यानी ये एक बड़ी प्यारी कहानी है एक पेड़ के बारे में और एक लिटिल बॉय के बारे में जो कि उसकी शेड में, उस पेड़ की छांव के पीछे खेला करता था। They had become friends. अब जो पेड़ और बच्चा है वो दोनों दोस्त बन गए थे। One day the boy sat leaning against the trunk of the tree. एक दिन क्या होता है, जो बच्चा है वो पेड़ की ट्रंक पे, यानी पेड़ की जो बार्क होती है, जो उसका तना होता है, तने पर टेक लगाकर बैठा हुआ था, क्राइंग। और वो बच्चा क्या कर रहा था, वो बच्चा रो रहा था। अच्छा भाई क्यों रो रहा था? ही वॉज हंग्री, क्योंकि बच्चे वो बच्चा क्या था, वो बच्चा भूखा था। Eat my fruit, said the kind tree, bending down one of its branches. तो उस पेड़ ने अपनी एक तने को, एक टहनी को नीचे करते हुए बोला, लो मेरा फल जो है उसे खा लो। The boy ate the fruit and was happy. तो वो बच्चा फल खाकर जो है वो खुश हो जाता है और उसका पेट भर जाता है। ठीक है भाई, अब मेरे पास सवाल क्या था, What was the boy doing leaning against the trunk of the tree? आपको कुछ नहीं करना, आप लोगों को जो आंसर है, अब आपके दिमाग में आएगा मैम ये तो मैम हम लर्न भी नहीं कर रहे आंसर्स, मैम इसके आंसर हम कैसे बनाएंगे? तो जो आपको आंसर बनाना होगा बेटा, पहली बात तो वो लाइंस में बनाना होगा, आप सिर्फ एक वर्ड लिखकर आंसर नहीं बना सकते। तो लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन से ही लाइन उठानी है। अब देखो द बॉय वॉज, मैं लिखूंगी The boy was crying when he was, ये पूरी लाइन लिख दूंगी, when he was leaning on the trunk of the tree.
मुझे कुछ नहीं करना, मुझे आंसर अपने क्वेश्चन में से ही उठाना है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, द बॉय वॉज क्राइंग, अब आंसर में क्या है, वो बच्चा क्या कर रहा था, वो बच्चा रो रहा था। तो मुझे जो आंसर पता है उसको मुझे अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो आंसर कैसे बन जाएगा, द बॉय वॉज क्राइंग व्हेन ही वॉज लीनिंग ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री। तो आप चिंता मत करिए, अगर आपको लग रहा है कि मैम आपकी हमें हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही, तो क्योंकि मैंने यहाँ पर आपके लिए सारे आंसर्स टाइप करके भी रखे हुए हैं, तो अगर आप लोगों को, हाँ मैंने चेक कर लिया अम्बरीश, मैंने बोल दिया है टीम को, अभी डल जाएंगे वो, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आप अपना आंसर सही से मेंशन करें। What did the kind tree say to the little boy? तो सवाल आता है कि वो काइंड ट्री ने लिटिल बॉय को क्या बोला। ठीक है, What did the kind tree say to the little boy? अब ये वाला आंसर भी मुझे पता है। सवाल है जो वो काइंड ट्री था उसने बॉय को क्या बोला। जब बॉय हंग्री था तो ट्री ने क्या जवाब दिया, बताओ। What did the kind tree say to the little boy? द ट्री सेड, क्या लिखोगे, द ट्री सेड, ट्री ने क्या बोला था, टू हैव, ओए कितनी गंदी हैंड राइटिंग आ रही है, टू हैव इट्स फ्रूट। द ट्री सेड टू हैव इट्स फ्रूट, कि लो भाई तो आप जो हो मेरा फ्रूट खा लो। तो यहां पर हमारे पास आंसर में क्या लिखा हुआ है, द ट्री आस्क्ड द बॉय टू ईट द फ्रूट विच इज ऑफर्ड टू हिम। तो ट्री ने बोला कि तुम्हें जो फल मैंने दिया है तुम उसको खा लो। ठीक है भाई, मुझे दो आंसर तो मिल गए। अब मुझे पता है कि जितना पैराग्राफ मैंने पढ़ा है उतने में मुझे आंसर मिल गया है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, जो एग्जैक्ट लाइन है ना बच्चों, उसको भी उठाकर पैराग्राफ से लिख सकती हूँ। यूपी में चल जाएगा, सीबीएसई में नहीं चलेगा। तीसरा है, वाई डिड द बॉय सिट अंडर द ट्री। अब एक सवाल है, वो बच्चा पेड़ के नीचे क्यों बैठा था। वन डे विद एन एंग्शियस लुक ऑन हिज फेस, और इस बार उस बच्चे के चेहरे पर एक एंग्शियस लुक है। अब आपको सवाल दिया गया है कि अब यहां पर एंग्शियस लुक है, पहले हमने बड़ा बच्चा रो रहा था, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं कहानी आगे पढ़ूंगी। द बॉय ग्रीव अप, अब वो जो लड़का है बच्चों वो बड़ा हो गया। वन डे ही सैट अंडर द ट्री विद एन एंग्शियस लुक, मैंने पढ़ा कि एक दिन वो बच्चा एक एंग्शियस लुक के साथ, एक टेंशन वाले चेहरे के साथ पेड़ के नीचे आकर बैठता है। What is the matter? asked the tree. तो पेड़ ने पूछा क्या हुआ है तुम्हें। I am going to marry and I want a house to live in. तो जो वो पेड़ को, जो हमारा ये बच्चा है वो पेड़ को बताता है कि मेरी शादी होने वाली है। ठीक है, वो पेड़ को बताता है कि भाई मेरी शादी होने वाली है और मुझे एक घर चाहिए रहने के लिए। कट डाउन माई ब्रांचेस एंड बिल्ड योर हाउस। तो यहां पर हमारा जो पेड़ है वो मुझे क्या बोलता है, ठीक है तुम एक काम करो, तुम मेरी ब्रांचेस को काट लो और मेरी ब्रांचेस को काट कर अपना घर बना लो। द यंग मैन बिल्ट अ हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। और उस यंग बच्चे ने क्या करा, उस पेड़ की ब्रांचेस को काटा और अपना घर बना लिया। अब तीसरा सवाल आप लोगों को दिया गया है, वाई डिड द बॉय सिट अंडर द ट्री वन डे विद एन एंग्शियस लुक ऑन हिज फेस। अब आप लोग इसका आंसर दीजिए मुझे, बताओ वो बच्चा पेड़ के नीचे ऐसे लुक के साथ क्यों बैठा था।
बताओ जी। क्योंकि क्या लिख रहे हो? उसकी शादी होने वाली थी। इंग्लिश में बताओ भाई। ही वॉन्टेड टू मेक अ हाउस बिकॉज ही वॉज गोइंग टू गेट मैरिड। बहुत बढ़िया। द बॉय वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। द बॉय कैसे लिखोगे? द बॉय वॉज सिटिंग, क्योंकि बुक से ही लाइन उठाएंगे। अंडर द ट्री, क्यों बैठा था वो अंडर द ट्री? बिकॉज, अब क्यों, अब आप सही बता रहे हो। ही वॉज गोइंग टू गेट मैरिड, क्योंकि भैया उसकी शादी होने वाली थी। बिकॉज ही वॉज गोइंग टू गेट मैरिड एंड ही नीडेड अ हाउस। और क्या था? एंड ही नीडेड अ हाउस। और क्या था? उसको एक घर चाहिए था। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाउ वर द ट्री एंड द लिटिल बॉय रिलेटेड टू ईच अदर। अगला मुझे दिया गया है क्वेश्चन कि जो छोटा लड़का था और जो पेड़ था वो एक दोनों से रिलेटेड कैसे थे। अब मैंने जितना पैराग्राफ पढ़ा उसमें मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो नहीं मिला, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस पैराग्राफ को वापस पढ़ना पड़ेगा। तो उस बच्चे को उस पेड़ ने बोला कि तुम मेरी ब्रांचेस काटो और मेरे से अपना घर बना लो। द यंग मैन बिकेम अ सेलर। और उसके बाद जब वो यंग मैन बड़ा होता है तो वो एक सेलर बन जाता है। वो क्या करता है? वो सेल करना शुरू करता है, शिप में घूमना शुरू करता है। वन डे ही सैट अंडर द ट्री विद अ वरीड लुक। एक दिन वो बच्चा वापस आता है, वो आदमी वापस आता है और एक बड़ी ही चिंतित शक्ल के साथ पेड़ के नीचे बैठ जाता है। What is the matter? asked the young tree. अब उस ट्री ने पूछा क्या हुआ है? My captain is a cruel fellow. तो वो आदमी बताता है कि मेरा जो कैप्टन है वो बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति है, वो बड़ा ही दुष्ट आदमी है। I want a ship of my own. मुझे मेरी खुद की शिप चाहिए। Said the sailor. Cut down my trunk and build a ship. तो पेड़ ने बोला कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मेरा तना काट लो और उससे अपनी शिप बना लो। The sailor lost his ship and returned home as a helpless old man. तो सेलर क्या करता है? उस पेड़ को काटता है, उस पेड़ को काट के उसके तने से अपनी शिप बनाता है और थोड़े टाइम बाद वो शिप को खोकर अपने घर पे वापस बिल्कुल हेल्पलेस होकर आ जाता है। सर्दियों का दिन है और वो वहां पर ही खड़ा हुआ है जहां पर वो एक पेड़ एक समय पर हुआ करता था और वो पेड़ पर इस तरीके से टेक लगाकर बैठा करता था और आज वो बहुत ज्यादा ठंड में है। मेक अ फायर ऑफ मी सेट द स्टम्प ऑफ द ट्री। तो जो बचा हुआ हिस्सा रह गया है अब पेड़ का, वो कहता है कि तुम एक काम करो, तुम मुझे जलाकर अपने आप को गर्मी पहुंचा लो एंड वार्म योर सेल्फ। द स्टम्प ऑफ द अनसेल्फिश ट्री बर्न्ड इन द फायर सॉफ्टली हमिंग अ ट्यून। और ये जो आदमी है ये इतना ग्रीडी था कि ये आदमी उस पेड़ के तने को जलाकर क्या करता है? उसको आग लगाकर अपने आप को गर्मी भी पहुंचा लेता है। तो बचपन से लेकर बड़े होने तक जो आपका पेड़ है वो हमेशा उस बच्चे के लिए खड़ा रहा। बच्चा हमेशा आता, उस पेड़ से हेल्प मांगता, पेड़ उसको हेल्प कर देता और आपका जो पेड़ है वो ऐसे करते 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 अपने आप को पूरा सैक्रिफाइस कर देता है और मर जाता है। अब हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, हमारे पास बचे हुए 3 सवाल, अब हम इसका उत्तर देंगे। पहला है हाउ वर द ट्री एंड लिटिल बॉय रिलेटेड। अब आपको बताना है कि पेड़ में और उस बच्चे में क्या संबंध था। तो संबंध ये था बेटा कि द ट्री वॉज गिवर, द ट्री वॉज अ गिवर। पेड़ जो था वो देने वाला था एंड द बॉय वॉज अ टेकर। और वो जो बच्चा था वो टेकर था, वो हर चीज सिर्फ लेता था। ठीक है, अब जो पेड़ था उसने अनसेल्फिशली हमेशा सिर्फ दिया और जो बच्चा है उसने हमेशा सेल्फिशली, बड़ा ही आप कह सकते हैं ग्रीडी होकर, लालची होकर हमेशा सिर्फ लिया। ठीक है, तो बड़ा अच्छा सवाल था ये कि पेड़ के बीच में और आदमी लड़के के बीच में क्या रिलेशन था। वो दोनों फ्रेंड्स नहीं थे। पेड़ जो था वो हमेशा देता था और जो बॉय था वो हमेशा लेता था। ठीक है, और इनमें फ्रेंडशिप नहीं कहेंगे हम, क्योंकि पेड़ जो अगर
सच में दोस्ती होती तो शायद ये जो लड़का था ये भी पेड़ के बारे में सोचता, लेकिन नहीं, ये हमेशा अपना दुख लेकर पेड़ के पास आ जाया करता था, पेड़ के पास आकर सिर्फ रोता था। पेड़ ने हमेशा सिर्फ गिवर का काम किया है, देने का काम किया है, और इस लड़के ने हमेशा से सिर्फ लेने का काम किया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इटैलिसाइज्ड वर्ड, इटैलिसाइज्ड वर्ड कौन सा है हमारे पास? कोई है कोई अलग से वर्ड? कौन सा वर्ड है मुझे मार्क हुआ हुआ है? अच्छा, मैं कहती हूं वर्ड है मेरा वरीड लुक। ठीक है, इमेजिन करो मेरा वर्ड है वरीड लुक। आपको बताना है कि वरीड लुक के लिए आप अगर एक वर्ड यूज करना चाहेंगे तो वो क्या होगा। वरीड लुक के लिए अगर आप एक वर्ड यूज करना चाहेंगे तो वो क्या होगा? फ्री हूं माई फोन। मत गिर भाई, मत गिर। मैंने कर दिया है मेंशन बेटा अमरीश। थोड़ी देर वेट और करना है आपको, नोट्स अभी डलेंगे। चलो, आपको इटैलिसाइज वर्ड का मतलब बताना है। वरीड लुक के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? टेंशन, बहुत बढ़िया। एक वर्ड हम जो यूज कर सकते हैं वो है टेंशन। अच्छा, अब उन्होंने आपसे पूछा कि आपको इस पूरे पैसेज को जो आपने पढ़ा है इसके लिए आपको एक टाइटल देना है। यानी अगर आपको इस पैसेज को एक टाइटल का नाम देना हो, एक टाइटल देना हो, एक शीर्षक देना हो सिंपल भाषा में, तो आपके इस पूरी कहानी का शीर्षक क्या होगा? आपको बताना है कि अगर आपको इस पूरी कहानी को एक शीर्षक देना है तो आप वो शीर्षक क्या देंगे? बताओ जी, पूछो भैया पूर्वा, मैं बस डाउट ही चेक करने वाली हूं। इसके बाद आ गए, बहुत बढ़िया बात है। बताओ भाई, शीर्षक क्या देंगे आप इसको? द ग्रीडी ह्यूमन, वेरी गुड, अच्छा दिया है भैया। एक और दो तीन बताओ, मैं सब लिख देती हूं। द ग्रीडी ह्यूमन, ऐसे ही हम लिख सकते हैं द अनसेल्फिश ट्री। द अनसेल्फिश ट्री, वो ट्री जिसने अपने आप को पूरा कुर्बान कर दिया। और क्या लिख सकते हैं? अ काइंड ट्री, बहुत बढ़िया, अ काइंड ट्री। और क्या लिख सकते हैं? अ रिस्पॉन्सिबल ट्राई। द अनहैप्पी बॉय, ओके, द अनहैप्पी बॉय, हमेशा ही नाखुश रहता था ये, ठीक है। और द ट्री ऑफ वैल्यू, वाओ, अच्छा है यार। द ट्री ऑफ वैल्यू मतलब बहुत ही कीमती पेड़, बहुत अच्छे। द ट्री ऑफ वैल्यू, दिस इज वेरी गुड। अ गिवर एंड अ टेकर, बहुत अच्छे। अ गिवर एंड अ टेकर, बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। द गिवर ट्री, द टेकर बॉय, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। द मैन एंड द ट्री, ठीक है, द मैन एंड द ट्री, बहुत बढ़िया। अब यहां तक मैं उम्मीद कर रही हूं ये पहला पैसेज सब बच्चों को क्लियर होगा।
मैं एक बार ही तुम लोगों के डाउट्स देख लेना चाह रही हूँ। मैम हमारी लाइव चैट नहीं चल रही है, प्लीज आप बता दीजिए कि क्या प्रॉब्लम है। बच्चे आकांक्षा, हो सकता है कि आपने कुछ उल्टा पुल्टा लिखा हो तो अब आप ब्लॉक हो गए हैं, इस वजह से नहीं चल रही है। नीचे शो हो रहा होगा कि आप कितनी देर के लिए ब्लॉक हुए हैं। समझ नहीं आया बच्चे, इसके अंदर बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक पैसेज पढ़ा और पेपर में जब आपको इस पैसेज पर क्वेश्चन आते हैं तो हमने उनको सॉल्व किया। इटैलिसाइज्ड, अल्फिशा इटैलिसाइज्ड का मतलब होता है नॉर्मली आप एक वर्ड ऐसे लिख रहे हो। इटैलिसाइज वर्ड जो होते हैं ना वो ऐसे लिखे होते हैं, जो थोड़े से टेढ़े लिखे होते हैं ऐसे, है ना। जैसे मैं लिखती हूँ अल्फिशा, ये मैंने जैसे मैंने सीधा सीधा में लिखा अल्फिशा, और अगर मैं इसे इटैलिसाइज कर देती हूँ तो मैं ऐसे लिखूंगी इसको, मतलब थोड़ा ऐसे झुका के। हाँ ये एग्जाम में आता है, सेम क्वेश्चन आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो बदल के भी आ सकता है। द स्टोरी ऑफ अ ग्रीडी मैन, वेरी गुड ईशान। इटैलिसाइज का मतलब मैंने बताया, मैम मुझे इंग्लिश नहीं आएगा, वो कैसे करेगा बच्चे, करना तो पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप हो जाएगा। आई हैव अ क्वेश्चन, पूछो बच्चे। अपूर्वा क्या सवाल है? मैम ये बुक में कहाँ है? और मैम बुक के क्वेश्चन लिखवाया करिए मैम प्लीज। बच्चे प्रियांशु ये बुक में नहीं है, ये आपकी कॉम्प्रिहेंशन है। इसकी कहानी ही है कि अपठित गद्यांश ये किताब में आता ही नहीं है। और दूसरी बात बच्चे, ये मैं क्वेश्चन जो लिखवा के करने वाले होते हैं बुक के, वो आपको सब नोट्स में मिल जाते हैं। मैम जो आप स्टोरीज पढ़ाई थी पहले वाली क्लास में वो फेयर में राइट करना है, और ये भी, हाँ ये फेयर में राइट करना है बच्चे। जो दूसरी स्टोरीज कराई थी उसके क्वेश्चन आंसर्स फेयर में लिखने हैं। हाँ बेटा बिल्कुल इंपॉर्टेंट अर्शिया, पेपर में आता है बच्चे, 8 नंबर के सवाल आते हैं। स्कूल के सारे एग्जाम में आएगा, अंग्रेजी में तो आएगा, आ सकता है बच्चे। अभिनव बिल्कुल आ सकता है, अभी कोई अपडेट नहीं है बेटा मेरे पास। इंग्लिश स्पीक करने के लिए एक इंग्लिश का कोर्स है बच्चे मेरा, वो देख सकते हैं। हेलो प्रव, हाँ बेटा नवनीत मेरे को बहुत पसंद है वो शो। बताओ भाई शुभ, क्या समझ नहीं आया? 5वां समझ नहीं आया। 5वां सवाल क्या था, मैं चेक कर लेती हूँ। 5वां सवाल था बच्चे इटैलिसाइज वर्ड, मतलब मैंने वो इटैलिसाइज वर्ड लिख के बताया ना, वरीड लुक था वो वर्ड, और वो वरीड लुक का मीनिंग बताना था आपको। शॉर्ट नोट मिलेगा? हाँ बेटा शॉर्ट नोट नहीं मिलेगा, इस पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए और क्वेश्चन मिलेंगे। फर्स्ट वाला बता दो। फर्स्ट वाले में बेटा उन्होंने सवाल पूछा कि जब बच्चा पेड़ के तने से ऐसे सटक के लेटा बैठा हुआ था तब वो क्या कर रहा था। तो पैराग्राफ में लिखा है कि वो बच्चा रो रहा था। वरीड लुक का मतलब होता है बच्चे चिंतित शक्ल का लुक। हाँ बच्चे ये सिद्रा में जानती हूँ मैम को। नहीं बेटा मेरे को चाय नहीं पचती, करेंगे भाई बिल्कुल करेंगे। हेलो चेतन, ठीक है नवनीत पढ़ लेंगे बच्चे आपका कमेंट। मैम क्या स्कूल के पेपर में पैसेज का कोई कठिन मीनिंग एग्जामिनर बता सकते हैं? डिपेंड करता है बेटा, हो सकता है कि बता दें बट वैसे नहीं बताते हैं। शीर्षक टाइटल बेटा, नाम, चैप्टर का नाम। मेंशन का मतलब क्या होता है? मेंशन करने का मतलब होता है बताना, लिखना। मैम आपके कहने का मतलब क्या है? बेटा मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक अपठित गद्यांश है, जैसे आप हिंदी में देते हो उसके ही जैसे अंग्रेजी में आपको आंसर देने होते हैं। 7th लाइन। अच्छा दूसरी बारी में बेटा क्या होता है, आदमी कहता है कि मेरी शादी होने वाली है, मुझे घर बनाना है, तो पेड़ बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम मेरा तना काट के अपना घर बना लो। मैम why can't say they had friendship among them? क्योंकि बेटा अगर उनमें फ्रेंडशिप होती तो क्या आपके दोस्त आपका सिर्फ बुरा ही करते हैं, कभी आपके लिए अच्छा नहीं करते? ऐसा तो नहीं होता। तो यहाँ पर भी वही चीज है बेटा कि अगर वो पेड़ उसका दोस्त, वो लड़का उस पेड़ का दोस्त होता तो शायद वो हर मुसीबत के समय पे उस पेड़ का बलिदान नहीं देता। मैम मुझे आंसर राइट करना नहीं आता, डायरी एंट्री कब से बनाकर लिखें मैम बताएं। आंसर लिखने के लिए बच्चे देव मैंने कुछ लेक्चर्स बनाए थे, आप उनको देख सकते हैं, लेक्चर्स के बीच में भी बताया हुआ है, वाईटी पे भी बताया हुआ है। और डायरी एंट्री कैसे बनाकर लिखें, डायरी एंट्री के लिए बच्चे लेक्चर का मैंने पिछले ही वीक थर्सडे को रात को लिया था लेक्चर, आप देख सकते हैं। वरीड का मतलब होता है बच्चों चिंतित। चैट डिसेबल का मतलब होता है चैट को बंद कर देना। स्कूल के ये सारे एग्जाम में आएगा, अंग्रेजी के सारे एग्जाम में आएगा। मैम मैं क्वेश्चन आंसर हिंदी में बना लेता हूँ पर उसको इंग्लिश में अपनी तरफ से नहीं लिख पाता हूँ। ठीक है बच्चे अभिनव, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं ना एक वीडियो पर काम कर रही हूँ जिसके अंदर ना मैं कुछ ऐसी लाइंस लेकर आ रही हूँ जिसको आप अपने सारे आंसर्स में यूज कर सकते हो, तो आपका आंसर आसान हो जाएगा लिखना। हाँ बच्चे ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये बड़ा जरूरी है भाई। अब अगले टाइप के पैसेज पर आ जाते हैं। ये देखो एक छोटा सा पैसेज है आपके पास, ठीक है, ये एक और पैसेज है, ये एक पैसेज नंबर 2 मैं आप लोगों को और करा रही हूँ, फिर आप लोगों के लिए 2 पैसेज मैं होमवर्क में छोड़ के जाऊंगी। यहां पर है बेटा आपका पैसेज नंबर 2। पैसेज नंबर 2 में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फिर से कुछ सवाल करेंगे। मैं देखती हूँ मेरे पास कोई एमसीक्यू वाला पैसेज है क्या? नहीं है, आज नहीं है भैया।
अब यहां पर आप देखिए कि आपको 6 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल दिया गया है, What did the king do when he found out the prisoner innocent? अब दूसरा पैसेज मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूं ताकि आपको प्रैक्टिस करना आए। सवाल दिया गया है बच्चे, What did the king do when he found out the prisoner innocent? तो जब हमारे राजा ने क्या किया, जब राजा को पता लगा कि हमारा जो कैदी है, ठीक है, हमारा जो कैदी है वो इनोसेंट है, वो निर्दोष है, तब हमारे राजा ने क्या किया। अब राजा ने क्या किया उसको जानने के लिए मुझे ये पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, और ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर पैसेज जिसको आप पढ़ सकते हैं। पढ़िए भाई, पढ़ो। A man was kept in jail without any fault. तो वो कहते हैं एक आदमी को जेल में रखा गया था बिना किसी फॉल्ट के, यानी बिना किसी गलती के। When the king visited the jail, तो जब राजा विजिट करते हैं जेल को, he told him that he was innocent. तब उस आदमी ने राजा को बताया कि सर मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। The king found out that this was true. और जब राजा ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें पता लगता है कि वो आदमी सच में ही निर्दोष था। He gave him a sum of money and set him free. तो राजा ने क्या किया, उस आदमी को बहुत सारा पैसा दिया और उसको आजाद कर दिया कि जाओ भैया जी लो अपनी जिंदगी, तुम भी जाओ सिमरन की तरह अपने आप के जीवन को जी लो। तो यहां पर मैं एक बार एक सवाल देखती हूं। सवाल दिया गया था, What did the king do when he found out the prisoner was innocent? तो आंसर में क्या लिखा है, He gave him a sum of money and set him free. तो मुझे मेरे सवाल का उत्तर मिल गया। सवाल के उत्तर है मेरा He gave him money। आप लोग भी बताएंगे क्या यही आंसर है? He gave him money and set him फ्री। यही किया राजा ने, उसको सम ऑफ मनी दिया और उसको फ्री कर दिया कि जाओ ऐश करो, जी लो अपनी जिंदगी, है ना। Where did the prisoner go after he was set free by the king? अब अगला सवाल दिया गया है कि वो प्रिजनर कहां जाता है जब राजा उसको आजाद कर देता है। यहां पर दिया गया है बेटा, ही वेंट स्ट्रेट टू द मार्केट। वो आदमी बाजार जाता है। वेयर सम बर्ड्स वर केप्ट फॉर सेल, जहां पर कुछ पक्षियों को बेचने के लिए रखा गया था। तो मुझे मेरे दूसरे सवाल का भी आंसर मिल जाता है। दूसरे सवाल में लिखा है कि वेयर डिड द प्रिजनर गो आफ्टर ही वॉज सेट फ्री बाय द किंग। बताओ क्या लिखोगे। बताओ भाई, तो क्वेश्चन का आंसर है, ओए पानी गिर गया, बताओ आंसर है, वेयर डिड द प्रिजनर गो आफ्टर ही वाज सेट बाय द किंग? द प्रिजनर वेंट टू द मार्केट। तो जो प्रिजनर है वो मार्केट जाता है टू बाय बर्ड्स। ये भी लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। क्या करने जाता है बच्चों? बर्ड्स खरीदने के लिए जाता है ताकि वो उनको आजाद करा सके। Why was the shopkeeper surprised? अगला सवाल है कि जो शॉपकीपर था वो इतना आश्चर्यचकित क्यों हो गया? He purchased all the birds from the shopkeeper and set them free. At this, the shopkeeper was surprised. तो मुझे आंसर फिर मिल गया। भैया वो आदमी क्यों शॉपकीपर सरप्राइज हो जाता है? Because the shopkeeper was surprised. आप कैसे लिखोगे पूरा आंसर? The shopkeeper was surprised, यानी जो हमारे शॉपकीपर थे वो आश्चर्यचकित थे। Because why was the shopkeeper surprised? The shopkeeper was surprised because the prisoner bought all birds
क्योंकि उसने क्या किया, ऑल द बर्ड्स, क्योंकि उसने सारे के सारे बर्ड्स खरीदे और क्या किया, उन्हें हवा में उड़ा दिया, एंड सेट देम फ्री, और उसके बाद क्या किया, उन्हें हवा में उड़ा दिया। जो कि बेटा हमें दिखाता है कि हमारी आजादी की कीमत सिर्फ उसी व्यक्ति को होती है जिसके पास वो आजादी एक्चुअली होती है। जब कोई व्यक्ति आजाद ही नहीं होता तो वो अपनी आजादी को यूज ही नहीं कर सकता है। ठीक है, तो शॉपकीपर सरप्राइज क्यों था? शॉपकीपर सरप्राइज बेटा इसीलिए था क्योंकि प्रिजनर ने आया, सारे पक्षी खरीदे और सबको हवा में उड़ा दिया। बताओ भाई कितनी बड़ी बात है ये। क्योंकि बच्चा आजादी की कीमत उसी को पता होती है जो जेल में रहा होता है। तो जो प्रिजनर था वो आया और उसने सारे पक्षी उड़ा दिए। What did the man say to the shopkeeper? तो उस आदमी ने शॉपकीपर को क्या कहा? Then the man said to him, if you had been in prison like me for no fault, you would have done the same. तो वो कहता है अगर तुम भी मेरी जगह पर बिना किसी गलती के इस जेल में गए होते तो शायद तुम भी मेरे जैसा काम ही करते। बिल्कुल वैसे ही बेटा जैसे पक्षी जो हैं वो बिना अपनी गलती के यहाँ पर जेल में बंद हैं, इस छोटे से पिंजरे में बंद हैं, इस केज में बंद हैं। ये चीज बहुत ज्यादा गलत थी, है ना। तो वो आदमी कहता है मेरा हाल भी यही था कि मुझे भी बिना मेरी गलती के ही जेल में डाल दिया गया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे पक्षियों को भी बिना उनकी गलती के पिंजरों में डाल दिया जाता है। तो सवाल है कि व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर? द मैन सेड, अब आप लोग पूरी लाइन एज इट इज लिख सकते हो। द मैन सेड दैट द शॉपकीपर would also do the same if he was in prison for no fault, without his fault, sorry। जब वो भी जेल में होता अपनी गलती के बिना किसी गलती के, जब वो भी जेल में जाता तो शायद उसको भी रियलाइज होता कि वो भी यही काम करता। जिस तरीके से वो पक्षियों की कोई गलती नहीं है और वो बेचारे पिंजरे में कैद हैं, वो आदमी की भी कोई गलती नहीं थी और जबरदस्ती उसको बच्चों जेल में रखा गया। तो वो आदमी कहता है कि अगर शॉपकीपर, अगर तुम भी मेरी जगह बिना किसी गलती के जेल गए होते तो शायद तुम भी मेरे जैसा काम ही करते, शायद तुम भी इन पक्षियों को आजाद कर देते, क्योंकि ये पक्षियों की भी कोई गलती नहीं है और हमने अपनी मनोरंजन के लिए इन पक्षियों को हमारे जेल में रखा, इस जेल कह रहे हैं सॉरी, पिंजरों में रखा हुआ है। अगला वर्ड है बच्चों, अच्छा अगला आपको पैसेज में एक वर्ड है सरप्राइज्ड। अगला वर्ड है सरप्राइज्ड, इटैलिसाइज्ड वर्ड। यहां पर मतलब सरप्राइज को आप थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख लो यार, सरप्राइज लिखा हुआ है थोड़ा सा टेढ़ा करके। तो आपको बताना है कि इस सरप्राइज वर्ड के लिए आप क्या और वर्ड यूज कर सकते हैं। आप लोग मुझे बताइए कि सरप्राइज वर्ड के लिए यानी आश्चर्यचकित होने के लिए आप और क्या शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इस बार वर्ड है आपके पास सरप्राइज्ड। आपको बताना है कि इस बार आप सरप्राइज के लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं। शॉक्ड, बहुत बढ़िया, अच्छा है भैया, शॉक्ड वर्ड हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वंडर्ड बहुत अच्छा वर्ड है भैया, वेरी गुड। चलो अब आज की क्लास का आखिरी सवाल, आपको इस टाइटल को सॉरी आपको इस पैसेज को एक टाइटल देना है, यानी वापस से आपको इसे एक शीर्षक देना है, इस कहानी को एक नाम देना है। तो भाई इस कहानी को मैं क्या नाम दूं वो आप लोग बताएंगे।
तो आंसर है बच्चों, क्या क्या दे रहे हो? एन इनोसेंट प्रिजनर, बहुत बढ़िया, अच्छा है, एन इनोसेंट प्रिजनर, ठीक है। और बताओ, और अ ग्रेट किंग, द ग्रेट किंग का तो क्या ही रोल था भैया। वैल्यू ऑफ फ्रीडम, बहुत बढ़िया, द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, ठीक है। द किंग एंड द प्रिजनर, ठीक है। द प्रिजनर एंड द बर्ड्स, और बताओ, अ ट्रू मैन, वेरी गुड, अ ट्रू मैन, बढ़िया, ठीक है। ब्लेमलेस प्रिजनर, वाओ भाई, वेरी गुड, अच्छा है, ये अच्छा है। ब्लेमलेस प्रिजनर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बड़े अच्छे अच्छे आंसर लिखे तुमने। अब इस तरीके से तुम लोग और क्वेश्चंस भी इसमें होमवर्क के लिए मैंने दिए हुए हैं जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और अब एक बार देख लेते हैं मैम, सूटेबल टाइटल का मतलब क्या होगा बच्चे? सूटेबल टाइटल का मतलब होगा कि जो भी पैसेज आपको दिया गया है उसके ऊपर आपको एक अच्छा टाइटल, एक अच्छा शीर्षक आपको उसको देना है, एक अच्छा नाम उसको देना है। मैम मैंने न्यू फोन लिया है, कंग्रेचुलेशन दिग्विजय। स्टोरी ऑफ फ्रीडम, अच्छी बात है, हाँ ये नोट्स में भी लिखना है बच्चे। वैल्यू ऑफ फ्रीडम, इनोसेंट प्रिजनर, बहुत अच्छे। मैम नोट्स में और भी टेंस डायरी दिए हैं, उसको भी समझा दीजिए मैम। नोट्स में और भी टेंस डायरी बच्चे पिछली क्लास में मैंने कराया था, आप एक बार उसका लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अ प्रिजनर विद अ काइंड हार्ट, वेरी गुड ज़ारा आलिम, वेरी नाइस। शॉर्ट नोट्स मैंने डाल दिए हैं बच्चे, आज मिल जाएंगे आपको। क्लास कहाँ चलती है बच्चे? यूट्यूब पर चली थी ये पिछले साल, तो आपको PW हिंदी मीडियम 9-10 वाले पे मिल जाएगी, यूपी बोर्ड वाला पे। मैम पैसेज में कैसे पता चलेगा कि इटैलिसाइज वर्ड कौन सा है? वो मार्क्ड होगा बेटा, वो मार्क्ड होगा। अब भाई वो मार्क्ड होगा, यहाँ पर टाइपिंग में हमने जो टाइप करवाया शायद उसमें वो वर्ड रह गया होगा, पेपर में आपको अलग से वो टेढ़ा सा वर्ड दिख जाएगा, चिंता मत करो। इटैलिसाइज मतलब बेटा वर्ड झुका हुआ है थोड़ा सा इस तरीके से। लाइव चैट कट नहीं हो रहा है बच्चे, लाइव चैट चल रहा है, कट क्यों होगा? प्रिजनर का मतलब क्या है? मतलब बच्चे कैदी। ट्रांसलेशन का बच्चे मैं वीडियो डलवाना शुरू करूंगी, किसको वीडियो कॉल लग गया? थिंक मैम पढ़ने के लिए, पढ़ो बच्चा, बहुत अच्छी बात है। हैप्पी बर्थडे रागिनी। हाँ यूपी में आएगा ये। मैं क्यों, क्या मैम, क्या मैं ब्लॉक हूँ? मुझे नहीं पता बच्चे, अंशिक वो तो आप ही को पता होगा, आपके पास वार्निंग शो कर रही है, आप चैट में नहीं लिख पा रहे हो तो। मैम मैं क्लास नर्सरी से क्लास 8 तक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हूँ, क्लास 9 हिंदी मीडियम में हूँ। तो आप कर पाओगे बच्चे अंकिता, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इंग्लिश से हिंदी में आए हो तो। शॉपकीपर का अर्थ दुकान वाला बेटा, दुकान वाला। 3 वाला एक बार और बताइए। बहुत बढ़िया मनीष। तीसरा वाला कि वो आदमी बेटा सीधा मार्केट जाता है और वहां से पक्षी खरीदता है। हेलो अर्पित, फेयर में लिखेंगे, लिख लो अगर आप लिख सकते हो तो। मैम आप सबके डाउट्स क्लियर नहीं करती हैं बेटा। स्नेहा अगर इसकी जगह बच्चे आप में डाउट लिखा होता तो आपका डाउट क्लियर ही हो जाता। मैम आप हमारी इंग्लिश मजबूत करने के लिए जो काम कर रही है मैम, प्लीज उसे आप पर ही वीडियो के माध्यम से हमें समझाइएगा। हाँ बच्चे श्वेता, जो आपकी ट्रांसलेशन की वीडियोस में डलवाऊंगी वो ऐप के ऊपर ही डलवाऊंगी, चिंता मत करो। इटैलिसाइज वर्ड जैसे मैं लिखती हूँ श्रेया, वापस समझिएगा बच्चों, श्रेया और बाकी सब बच्चे, ये हो गया नॉर्मल लिखना। अब मान लो मैं श्रेया को इस तरीके से थोड़ा टेढ़ा करके लिख रही हूँ, थोड़ा टेढ़ा करके लिखने को हम कहते हैं इटैलिसाइज करना। हाँ आज पोल नहीं कराए बच्चे मैंने। डाउट नहीं सेंडिंग, डाउट यहीं पे आएगा बच्चे। एयर नहीं लगा मतलब इनोसेंट का मतलब निर्दोष, बिल्कुल करेंगे। आ सकता है बच्चे, स्नेहा बिल्कुल आ सकता है। हाँ इसको नोट्स में भी लिखना है। मैं बार बार कहाँ चली जाती हूँ बेटा, मैं तुम्हारे नोट्स अपलोड करवा रही हूँ टीम के साथ लग के ना। ये मुझे आइडिया नहीं है बच्चे, मुझे पूछना पड़ेगा टीम से। इनोसेंट शॉपकीपर किसे कहते हैं?
ठीक है बच्चे, डन डन करते हैं वीडियो कॉल आपको। सबन, इनोसेंट शॉपकीपर का मतलब हो गया निर्दोष दुकान वाला। इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने के लिए शिवांशी एक काम करो, सब बच्चे जिन्हें इंग्लिश बोलना सीखना है अच्छे से, आप लोग ना 5-5 मिनट न्यूज़पेपर लेकर शीशे के सामने खड़े हो जाओ और वहां पर बच्चों बात अपने उस न्यूज़पेपर को पढ़ो। तो उससे क्या होगा, आप लोगों की जो स्पोकन इंग्लिश है वो इंप्रूव होती जाएगी। थैंक यू बच्चे। सत्यार्थ, सेकेंड लाइन समझ में नहीं आया। A man was kept in the jail without any fault. आदमी को बिना गलती के जेल में रखा गया। जब किंग जेल जाते हैं तो वो बताते हैं कि वो आदमी इनोसेंट था और किंग को पता लगता है कि हाँ ये बात सच थी, तो वो उस आदमी को पैसा देकर रिहा कर देते हैं। ठीक है बच्चे, अंश मैंने बताया हुआ है वैसे आंसर बनाने के लिए, और अभी भी बता रही हूं, जब भी आप इंग्लिश के आंसर्स बनाएं तब आप जो क्वेश्चंस में से लाइंस दी गई है ना उन्हीं को उठाकर अपना आंसर बनाएंगे तो अच्छा बनेगा आंसर। ठीक है बच्चे, सबन मैं कर लूंगी, मगर आपको जब खुद की लैंग्वेज में आंसर लिखना होता है तो आप बुक की लैंग्वेज को भी यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चे। अंकिता मैम समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ आया बच्चे? बेटा जो हमने सवाल करे उन्हीं का उत्तर था। संस्कृत क्लास कब से है चेक करना पड़ेगा बेटा। मैम हम लोगों को अपठित गद्यांश में आंसर तो मिल जाता है, जरूर करिएगा। हाँ सेम बात है, अपने शब्दों में लिखे। यूपी वाले बच्चों के लिए एक अच्छी बात यह है कि आप लोगों को बच्चों जरूरत ही नहीं पड़ती कि आप लोग आंसर को खुद बना कर लिखें। अपठित गद्यांश के आंसर्स बेटा आप डायरेक्टली खुद भी सीधा सीधा लिख देंगे तो भी चल जाएगा। अब याद रखिएगा बच्चों, आप लोगों के लिए इसी लेक्चर पीपीटी के अंदर आपके पास लेक्चर के ही अंदर 2 क्वेश्चंस और आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनको आप सॉल्व करके मुझे उनका आंसर जो है बच्चों कमेंट बॉक्स में देंगे। वैसे तो मैंने उसकी आंसर की भी आप लोगों के लिए रखी हुई है, आंसर की इन पीपीटी ही है। साथ ही साथ बच्चे जो आपके लिटिल गर्ल के नोट्स हैं, ठीक है, उनको मैं अपलोड करा दूंगी। ठीक है, वो अपलोडेड सून। ठीक है, वो आज में अपलोड हो जाएंगे, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहां तक मैं उम्मीद कर रही हूं कि किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चे आप लोग मुझे बता दीजिए कि क्या आप लोगों को आज की क्लास समझ में आ गई। 8 की क्लास का बच्चे मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, 8 क्लासेस तो मेरे हिसाब से अभी कोई प्लान नहीं है बच्चों टीम का। इनकेस अगर कुछ होता है तो मैं आपको पूछ के बताऊंगी। 8 क्लासेस का अभी कोई मुझे आइडिया नहीं है। संस्कृत जरूर बच्चे मुझे हो सकती है कि आप लोगों के लिए स्टार्ट हो। मैं इसका भी जो अपडेट है वो लेकर आप लोगों को अगली ही क्लास में बता पाऊंगी। ठीक है, 8 क्लास मुझे नहीं लगता होगी, पर हाँ संस्कृत की क्लास के लिए मैं एक बार बात जरूर कर सकती हूँ और फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, और यहाँ पे आकर बच्चों हमारे आज का लेक्चर जो है वो समाप्त हो जाता है। आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक क्या आने वाला है मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट वीक बच्चों आप लोगों के लिए मैं अपडेट करवाना शुरू कर रही हूँ ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन के लेक्चर्स बच्चों में आप लोगों के लिए डलवाना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीक से आपको ट्रांसलेशन का लेक्चर मिलना शुरू हो जाएगा। पहला लेक्चर 1 घंटे का होगा, उसके बाद लेक्चर जो है वो 15 मिनट के होंगे। 15 मिनट 20 मिनट 15 मिनट 20 मिनट। हर हफ्ते आप लोगों को एक लेक्चर जो है बच्चों ट्रांसलेशन का मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से ट्रांसलेशन शुरू कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए, और यहाँ पर आप लोगों की काफी सारी परेशानियों का समाधान जो है बच्चों आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ बच्चों आप लोगों कंप्यूटर का भी अपडेट मैं ले लूंगी टीम से। मुझे कंप्यूटर का भी अपडेट नहीं है, कंप्यूटर का अपडेट भी बच्चों मुझे लेना पड़ेगा। और शिखा आपको जो भी नहीं समझ में आया मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कंप्यूटर का भी अपडेट बच्चों मैं आप लोगों को लेकर टीम से अगली क्लास में बताती हूँ, या कम्युनिटी पर मैं आप लोगों को बता दूंगी कि अगर मेरे पास कोई अपडेट आता है तो। ठीक है, संस्कृत और कंप्यूटर का अपडेट मैं आप लोगों को आपकी अगली क्लास में देती हूँ। ठीक है, डन, पक्का है। अब आज की क्लास जो है बच्चों वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। मैं निहारिका आप लोगों को मिलूंगी बच्चों आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।